नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, गला मेरा थोड़ा खराब है। अगर वॉइस को लेके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज का क्या है, आखिरकार हमें तो पढ़ाई करनी है। खैर देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। आपको थोड़ी एंजाइटी हो रही होगी जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, लेकिन अपनी तैयारी पर, अपने ऊपर भरोसा रखिए और केवल अपने मन में एक ही बात को दोहराइए कि मुझे बस रिवीजन करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम वाले दिन बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आना है और बाकी फिर मैं छोड़ देता हूँ, आप कह सकते हैं डेस्टिनी के हाथ में। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार रिवाइज कर रहे हैं तो घबराइए मत, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। देखिए समय कम है, एग्जाम आने वाला है, तो वीडियो में बहुत ज्यादा समय में लेने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूंगी। मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको याद करा दूं, इस चीज पर फोकस इस वीडियो के अंदर रखूंगी। और आप भी थोड़ा फोकस के साथ वीडियो सुनिएगा, क्योंकि हम काफी सारे फैक्ट्स को क्या है याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संगम युग के बारे में देखिए पूछा गया है। कहा गया है कि संगम युग के दौरान जो बढ़ई का पुत्र था उसके लिए किस शब्द का देखिए प्रयोग होता था। चार ऑप्शन है। देखिए जो निषाद पुत्र था, दरअसल ये तो शिकारी का जो पुत्र होता था उसके लिए यूज किया जाता था। इसके बाद जो गधिका होता था, तो जो इत्र बेचने वाला होता था, ठीक है, कौन, इत्र बेचने वाला, उसके लिए यूज होता था। करशापन की बात करें तो देखिए करशापन तांबे का सिक्का होता था, राइट। इसके बाद आपका जो बी ऑप्शन है जहाँ पे वदाह की पुत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वदाह की पुत्र, ये दरअसल बढ़ई का पुत्र यानी कि कारपेंटर का जो सन है, इसके लिए शब्द जो है यूज होता था। तो इसका मतलब बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, उससे संबंधित सही विकल्प का चयन आपको करना है। वाक्य क्या है, कालिदास की पहली नाट्य रचना जो वसंत उत्सव की खुशी मनाने से संबंधित है। चार रचनाएं उन्होंने दी हैं। देखिए वसंत उत्सव एक तरीके से देखा जाए तो कुमार संभव हो, है ना, या फिर रघुवंशम हो, ऋतुसंहार हो, या मालविका मित्रम हो। दरअसल कालिदास की इन सभी रचनाओं में हमें वसंत उत्सव का जिक्र देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। लेकिन जो इनका ये पहला कृति थी, कौन सी, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, इसमें हमें वसंत उत्सव देखिए शुरुआत में देखने को मिलता है। ये संस्कृत का एक नाटक था। यहाँ पे मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा का राजा जो अग्निमित्र था, उनका जो है प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जो हर्षदेव थे, ठीक है, हर्षदेव की एक पुस्तक थी जिसका नाम आपको पता भी होगा, रत्नावली। तो देखिए इसके अंदर भी हमें वसंत उत्सव का जिक्र देखने को मिलता है और ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो मालविका मित्रम जो है आपका आंसर हो जाएगा, इनकी डी ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी और उसकी कुछ कविताओं को गाथा सत्यसई में भी सम्मिलित किया गया था। तो देखिए जो सर्वसेन थे, वाकाटक के ये राजा थे, दरअसल ये एक प्राकृत के बहुत अच्छे कवि थे, ठीक है। तो इनकी कुछ रचनाओं को देखिए गाथा सत्यसई में भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तिका लिखी है, इतिहासकार इन्हीं के नाम के साथ इसको जोड़ते हैं, जिसका नाम है हरिविजया। तो इसको ध्यान रखिएगा और इनके पुत्र का नाम भी ध्यान रखिएगा। इनके पुत्र का नाम था विंध्यसेन। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सर्वसेन, यानी कि सी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है जो समुद्रगुप्त के सिक्के होते थे, इनमें से कौन सा विशेषण उन पर शामिल नहीं था। कौन कौन से हैं, तो देखिए पराक्रमः, ठीक है। दूसरा कौन सा है, तो आप देखिए अपरातिरतः, ठीक है, अपरातिरतः, ठीक है। उसके बाद सी कौन सा है, अश्वमेघ पराक्रमः, और फिर है आपका डी, इनमें से कोई भी नहीं।
तो देखिए ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जो पराक्रमा है इसका मतलब होता है वीर, ठीक है। जो अपराजितः है इसका मतलब होता है अजय, और जो व्याघ्र पराक्रमा है ये होता है बाघ के समान वीर, और जो अश्वमेध पराक्रमा है इसका मतलब होता है जो अश्वमेध का यज्ञ का उस पूरे के पूरे एक आप कह सकते हैं समारोह का निष्पादन करने में पूर्णतः सक्षम है। तो ये सभी कहीं ना कहीं सिक्कों के आख्यानों में यूज किए गए हैं। तो ये तीनों ही आपके आंसर हैं। तो क्योंकि इसने नहीं पूछा है और हमारे तो तीनों ही शामिल है, इसलिए डी इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। चेर कवियों के अनुसार कौन सा उनके सबसे महान राजा थे जिन्हें लाल चेर या अच्छे चेर के नाम से भी जाना जाता था? तो देखिए जो आपके सेन गुट्टुवन थे चेर शासक, ठीक है, वो दरअसल चेर कवि कहते हैं कि सबसे महान राजा थे और इनको ही लाल या अच्छे चेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं चेरा के। तो यहाँ से कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? सेन गुट्टुवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए छठे वाले पे। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ये आपसे पूछा हुआ है। आई एम सॉरी, अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं, सामने उनसे संबंधित प्रतीकों के बारे में बात की गई है। तो जो विमल नाथ हैं, ठीक है, इनका जो चिन्ह था वो देखिए वराह था, इंग्लिश में इसको पिग बोलते हैं। अनंतनाथ जो थे उनका चिन्ह था शाही। धर्मनाथ अगर इनकी बात करें तो इनका चिन्ह था वज्र, और अगर शांतिनाथ की बात करें तो इनका चिन्ह था हिरण। यानी कि यहाँ से जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा एंड यही हमारा उत्तर भी है। सातवां प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ संगीत जो बौद्ध संगतियां हुई थी, संगतियां उनके बारे में देखिए बात की गई है। तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी दरअसल इसको अजात शत्रु, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो अजात शत्रु थे उनके संरक्षण में देखिए आयोजित किया गया था, इसको याद कर लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम पर ही देखिए हुई थी, तीसरी वाली को अशोक ने संरक्षण दिया था और चौथी वाली को कनिष्क ने देखिए संरक्षण दिया था। जो फाइनली जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान के रूप में विभाजित हो गया था। क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग पूछा है तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें देखिए ये पूछा गया है कि जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, उसका जो उत्खनन है वो इनमें से किसके द्वारा नहीं किया गया है? देखिए रखालदास बैनर्जी 1922 में इन्होंने इसका उत्खनन किया और ये तो हम सबको याद भी रहता है। इसके अलावा देखिए अर्नेस्ट मैके 1927 में ये भी इसके उत्खनन से संबंधित है, और जो मार्टिमर व्हीलर है, ठीक है, 1930 ये भी इसी से संबंधित है, राइट। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही ऑप्शन नहीं है और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते अपने 9th प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जो ऋग्वेदिक मंडल है और उनके लेखक है उनके बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो चौथा मंडल था वो तो देखिए वामदेव, ठीक है, इससे ही संबंधित माना जाता है। छठे मंडल को भारद्वाज से संबंधित माना जाता है और सातवें मंडल को वशिष्ठ से संबंधित देखिए माना जाता है। तो यहाँ पर सभी हमारे सही हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी डी आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया किस महाजनपद की जो वर्तमान अवस्थिति है वो भारत में नहीं है? तो देखिए जो वज्जी है, वैशाली, ये कहाँ पर पड़ता है? बिहार में, ठीक है। इसके बाद मत्स्य की बात करें, विराटनगर इसकी राजधानी थी, कहाँ पर है? जयपुर में। उसके बाद देखिए वत्स की अगर बात करें तो ये कहाँ पर थी? कौशाम्बी में इसकी राजधानी थी, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता है। लेकिन जो गांधार है इसकी राजधानी कौन सी थी? तो देखिए तक्षशिला थी, और तक्षशिला भी कहाँ पे पड़ता है? तो रावलपिंडी में पड़ता है, यानी यही भारत में नहीं रहता, इसीलिए जो है ए हमारा आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। कुछ राजवंश दिए गए हैं, उनके संस्थापक दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन जो है करना है। तो वर्धन राजवंश, पुष्यभूति, ये तो थोड़ा आसान हो गया। पल्लव राजवंश तो सिंह विष्णु, ये ठीक है। कालकोट राजवंश तो देखिए दुर्लभ वर्धन, और उत्पल राजवंश तो अवंती वर्मन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सही पूछा गया है तो बी पल्लव राजवंश श्री विष्णु इसके संस्थापक थे, ये सही होगा, तो बी आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपको कुछ राजवंश दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो सही विकल्प है उसके बारे में बताना है।
शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक हो जाएगा। कण्व राजवंश की पाटलिपुत्र थी, ये भी ठीक है। सातवाहन राजवंश की देखिए कौन सी राजधानी थी, तो प्रतिष्ठान थी, है ना, ये तो हम कई बार पढ़ते भी हैं, आपको याद भी होगा। उसके बाद देखिए कुषाण राजवंश, तो कुषाण राजवंश पुरुषपुर दरअसल कहते हैं कि उनकी राजधानी रही थी, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पुरुषपुर। तो इसीलिए सही विकल्प का क्योंकि इन्होंने चयन पूछा है, तो पहला और दूसरा ये सही हो जाएगा, इसलिए हमारा जो है ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का चयन आपको करना है। विजेता दिए गए हैं, कौन से युद्ध में वो विजयी हुए थे ये दिया गया है, ठीक है। तो जो मोहम्मद गोरी है वो देखिए तराइन के दूसरे युद्ध में जाके विजयी हुआ था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बाबर देखिए पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है, विजयी हुआ था, ये भी ठीक हो जाएगा। अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध में विजेता बन के उभरा था। और अहमद शाह अब्दाली, ये देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जब मराठों के साथ एक्चुअली बहुत विनाशकारी एक युद्ध उनका हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग आपके क्या दिए गए हैं, सारे के सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं, ठीक है। तो जो हमारा सी है 1 2 3 4 ये हमारा सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ युद्ध दिए गए हैं, इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो चौसा का युद्ध है, कौन से युद्ध की मैं बात कर रही हूँ, चौसा का, ये कब हुआ था, ये 1539 में हुआ था। कब हुआ था, 1539 में, ठीक है। और शेरशाह सूरी इससे संबंधित है। फिर कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था आपका 1540 में। कब हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, 1540 में, 40 में, शेरशाह सूरी से संबंधित है। सेमल का युद्ध, ये देखिए कब हुआ था, सेमल का युद्ध 1544 में, ठीक है, 1544 में, शेरशाह सूरी से संबंधित है ये भी। उसके बाद आता है आपका घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 से संबंधित है। और देखिए कौन इससे रिलेटेड है, तो बाबर है, ठीक है। तो अब आप इसको लगाइए, तो सबसे पहले आपका फोर्थ आ जाएगा, ठीक है, फिर फर्स्ट आ जाएगा, देन थर्ड है, देन सेकंड है, तो यहाँ से बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए पूछा गया गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो हजार स्तंभ मंदिर है ये तो काकतीय राजवंश से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ पर है, ये वारंगल में है, तेलंगाना में, ठीक है। वृत्तीश्वर मंदिर तो आपको याद ही होगा, ये चोल राजवंश से संबंधित है, कहाँ पर है, तंजावुर तमिलनाडु में। इसके बाद कैलाश मंदिर की बात करें तो ये पल्लव राजवंश से संबंधित है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अगर हजारा राम मंदिर की बात करें तो ये देखिए विजयनगर राजवंश से संबंधित है, कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटक में। तो यहाँ पे देखिए गलत विकल्प पूछा गया है, बट हमारे चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसका कोई उत्तर ऐसे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। चलिए अब 16वें प्रश्न की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में लेखापाल के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। देखिए इस तरह के प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति ना हाल फिलहाल में काफी बढ़ गई है। कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वगैरह के नाम जो है ये सब पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए रायसानी क्या होता था, तो राजा का दर्ज मौखिक आदेश, यानी कि जो रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ द किंग होता था, ये देखिए आपका क्या था, रायसानी था। इसके बाद अगर जो कार्निकम है, तो कार्निकम देखिए लेखपाल के लिए, ठीक है, बोला जाता था, किसके लिए, लेखपाल के लिए, ठीक। इसके बाद अथावने, अथावने देखिए भूमि राजस्व विभाग, ठीक है, कौन सा विभाग, भूमि राजस्व विभाग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। फिर जो पाड़ी कवल होते थे वो शासन व्यवस्था के अधिकार बेचने से संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो रायसानी को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ओरल ऑर्डर्स होते थे राजा के, और कार्निकम देखिए लेखपाल के लिए यूज होता था, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो बी देखिए आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है 1592 में अकबर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो थोड़े से उनके इंपॉर्टेंट जो अभियान थे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए बंगाल, बंगाल हुआ था 1500 आप मान के चलिए 75 में, ठीक है। इसके बाद कश्मीर की बात करें तो कश्मीर वाला हुआ था 1586 में, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइम पे कौन था, तो जो आपका यूसुफ खां था वो था। फिर सिंध की बात करें तो ये 1591 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उड़ीसा में कौन था उस टाइम पे, निसार खां था, और उड़ीसा वाला जो माना जाता है वो 1590 से 91 माना जाता है। फिर अगर बलूचिस्तान की बात करें तो ये आपका है 1595, ठीक है, 1595। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उसके क्या कह सकते हैं आप अभियान थे अकबर के, आपको जो है पता होने चाहिए।
तो 1592 पूछा है तो देखिए ये उड़ीसा ही हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1590, 91, 92 डेट दी हुई है। अगर एकदम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये देखिए 1590 से 91, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, गलत विकल्प का चयन करें, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या बोल रहा है कि जो फैजी है, ठीक है। देखिए इसने पूछा लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया है। एक्चुअल में किसने किया है, फैजी ने किया है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर देखिए अब्दुल रहीम खान है खाना, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। एक्चुअली जो अब्दुल रहीम खान है खाना है, उन्होंने बाबरनामा का फारसी में, जिसको पर्शियन भी बोलते हैं, इसमें देखिए अनुवाद किया था। क्योंकि जो बाबरनामा है वो तो बाबर ने तुर्की में ही लिखी थी, उसकी तो लैंग्वेज ही तुर्की थी। फिर अब्दुल रहीम खाने खामा ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, तो अगर यहाँ पे फारसी कर देंगे तो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसके बाद देखिए आपका यहाँ से आंसर कौन सा निकल के आता है, क्योंकि गलत विकल्प पूछा है तो केवल बी जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए पूछा गया कौन सी पुस्तक महान विद्वान दारा के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो देखिए दारा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो काफी लिबरल थे, है ना, औरंगजेब के तो बिल्कुल विपरीत थे। और इतिहास में कई बार ये प्रश्न भी उठता है कि अगर औरंगजेब की जगह वो आए होते तो शायद भारत में जो मुगल शासन की गति हुई थी वो कुछ डिफरेंट होती। खैर अभी हमें ये बताना है कि उनके द्वारा लिखी हुई कौन कौन सी पुस्तक है। तो जो मजमा उल बहरीन है ये इन्होंने लिखी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उपनिषदों और भगवत गीता का जो है अनुवाद भी किया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद इन्होंने सफीनत उल ओलिया, ठीक है, और तीसरी इन्होंने सैनत उल ओलिया, इसको ध्यान रख लीजिएगा, और हसनत उल अरीफीन, ठीक है, हसनत उल अरीफीन भी लिखी है। तो कौन सी नहीं लिखी है, तो जो फुतूहत ए आलमगीर है वो इन्होंने नहीं लिखी है। अच्छा फिर फुतूहत उल आलमगीर किसने लिखी है ये भी हमें थोड़ा सा पता हो, तो जो ईश्वर दास नागर है उनके द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की बात करते हैं, मुगल काल में विदेशी मामलों के विभाग के लिए किस शब्द का देखिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। मुगल साम्राज्य से संबंधित विभागों की अगर बात करें तो जो दीवाने वजारत था, तो राजस्व और वित्त विभाग, ठीक है। दीवाने रसालत मुहातासिब, ये विदेशी मामलों का विभाग था। कौन सा, विदेशी मामलों का, जो पूछा गया है, ठीक है। दीवान ए इंशा, तो जो सरकारी कागज होते थे, ठीक है, सरकारी कागजों के संरक्षण के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, किसके लिए, सरकारी कागजों के संरक्षण के लिए। और दीवाने कजा, तो दीवाने कजा तो आपको याद ही होगा कि ये जो है न्याय विभाग को बोला जाता था। तो यहाँ पे क्योंकि विदेशी मामलों के विभाग के लिए पूछा गया, दीवाने रसालत मुहतासिब, बी यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं अपने 21वें प्रश्न की ओर। इसमें देखिए सही विकल्प का चयन करें, पूछा गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, ये तो आपको भी याद होगा, ये देखिए 1784 में आया था, मतलब ये गलत हो जाएगा। रोहिला युद्ध, तो रोहिला युद्ध देखिए 1774 में हुआ था। सालबाई की संधि तो देखिए 1782 में हुई थी, ये भी ठीक है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, ये कब हुई थी, तो ये आपकी 1784 में हुई थी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सही विकल्प पूछा गया है तो केवल सी यानी कि सालबाई की संधि जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 22 क्वेश्चन की ओर। कुछ इवेंट्स आपको दिए गए हैं, इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है लगाना है, राइट। तो देखिए बसिन की संधि ये कब हुई थी, तो आपको याद ही होगा 1802 में हुई थी। चौथा मैसूर युद्ध तो 1799, ये तो आपको पता ही है। सहायक संधि प्रणाली का परिचय, तो ये देखिए 1798 इसकी डेट जो है मानी जाती है। और सिंधिया के साथ जो संधि हुई वो करीब 1817 में हुई थी, ठीक है। तो अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर लगाना है तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, तो सहायक संधि प्रणाली का परिचय आना चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है ये सबसे पहले आए। तो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर देखिए नंबर 2 पे क्या आना चाहिए, जो चौथा आपका मैसूर युद्ध हुआ था, तो 2 देखिए यहाँ पर है। और फिर पहला बसिन की संधि और फिर एंड में सिंधिया के साथ संधि, तो ए हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा जो विकल्प है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल से संबंधित नहीं है। यानी कि आपको बताना है हेस्टिंग्स जब था एक क्या बोल सकते हैं गवर्नर जनरल, तो क्या क्या इवेंट उसके टाइम पे हुए। तो आइए देखते हैं।
सुगोली की जो संधि हुई वो 1816 में हुई। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ही था। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण जो कि 1818 में हुआ, और जो रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया गवर्नर जो था मद्रास का थॉमस रो के द्वारा, ये हुआ करीब 1820 में। राइट। तो ये तीनों ही काम जो है हेस्टिंग्स के टाइम पे हुए। सिंध का जो विलय हुआ था ये काफी आगे जाके हुआ 1843 में, और ये जो है एलन बरो, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एलन बरो के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, पूछा गया है किस वॉयसरॉय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, और साथ में पूछा गया कब स्थापित किए गए थे। ठीक है। एक तो किस गवर्नर जनरल का शासनकाल है ये बताइए, और एक कब उनको स्टैब्लिश किया गया वो आपको टाइम बताना है। तो देखिए उस टाइम पे जो वॉयसरॉय था वो तो कौन था, ये तो जॉन लॉरेंस था। ठीक है। कौन था, तो जॉन लॉरेंस था, इसको ध्यान रखिएगा। और इन तीनों ही हार्ड कोर्ट की जो स्थापना हुई वो हुई 1865 में। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट। इसके बाद 25वें क्वेश्चन को भी देखिए, गवर्नर जनरल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। ठीक है। तो जो मेटकाफ था वो देखिए 1835 से लेकर केवल 36 तक रहा। ठीक है। उसके बाद जो ऑकलैंड था तो वो 1836 से लेकर कब तक रहा, 1842 तक। राइट। लॉर्ड एलनबरो की बात करें तो सीक्वेंस ही दिया है, 42 से लेकर 44 रहा। और हॉर्डिंग प्रथम की बात करें तो ये 1844 से लेकर 48 तक रहा, 4 साल के लिए। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको आंसर लगाना हो तो देखिए सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, इसको एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि क्या करना है, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ से जो आपका आंसर है उसको देखिए कौन सा बन रहा है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन ये सीक्वेंस इनमें से नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 26वें प्रश्न की ओर। देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, पूछा गया है इसमें से जो ओड आउट है, जो विषम विकल्प है उसका आपको चयन करना है। ठीक है। आइए देखते हैं। तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की जो नियुक्ति हुई वो 1878 में हुई, ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है। फिर जो राजकीय उपाधि अधिनियम है ये 1878 में आया, तो ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि दरअसल ये 18 किस में आया था, 76 में। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है। इसके बाद जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आ जाएगा, तो ये देखिए 1878, और आर्म्स एक्ट भी 1878 में आया था, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। सही विकल्प का आपको देखिए चयन करना है। तो जो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ तो उससे संबंधित कौन है, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद तो आपके कौन से, तो लॉर्ड रिपन है ना, ये तो याद ही है आपको, आसान है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये किसके टाइम पे हुई थी, डफरिन के टाइम पे, ये भी आपको याद है। ठीक है। फिर डूरंट आयोग की स्थापना की बात करें तो ये देखिए लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे हुआ था। अब क्योंकि सही विकल्प का चयन यहाँ पे पूछा गया है तो केवल ए मैच है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। ठीक है। इसमें से भी आपको क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जो भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम था इसकी स्थापना देखिए हुई थी 1904 में। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना आप सबको पता होगा 1906 में हो गई थी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बम्बई और मद्रास की तरह उसको भी एक प्रेसिडेंसी बना दिया गया। कब बनाया गया, इसकी स्थापना हुई 1911 में, और हिंदू महासभा की थोड़ी लेट स्थापना हुई थी 1915 में। अब अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आंसर हो जाएगा, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की। पूछा गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो बरेली की सबसे पहले बात करते हैं। बरेली में कौन थे लीडर, एक तरीके से तो खान बहादुर थे, सही बात है। तो बिहार का तो याद ही होगा, कुंवर सिंह थे, बहुत ज्यादा बहादुर, है ना। फैजाबाद में कौन थे, तो देखिए मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है। कौन थे, अहमद। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, आपको थोड़ा याद हो जाएगा, अहमदुल्ला। तो आपको फिर लगेगा कि मैम फिर ये जनरल बख्त खां किससे संबंधित है, तो जनरल बख्त खां जो है ये दिल्ली से संबंधित थे। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और बागपत से कौन थे, तो शामल थे। अब क्योंकि गलत पूछा गया है तो फैजाबाद वाला ही जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अब आ जाते हैं 30वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कब
इस वायसराय के शासनकाल में बर्मा को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 30वां। देखिए जो लोअर बर्मा था, यानी कि बर्मा का जो निचला हिस्सा था, उसको तो डलहौजी के टाइम पे ही मिला लिया गया था, लेकिन जो अपर बर्मा है, जिसके बाद पूरा बर्मा ही ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, वो देखिए डफरिन के शासनकाल में हुआ था, और ये हुआ था जनवरी 1886 में। ठीक है, कब हुआ था? जनवरी 1886 में। तो यहाँ पे आप देखिए, वैसे तो ये वाला आंसर ठीक बैठता है, लेकिन ये 85 नहीं, ये दरअसल 1886 आएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 31वें प्रश्न की बात करते हैं। कुछ नदियां दी हुई हैं और उनकी जो है सहायक नदियां दी हुई हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इनको मैच करवाते हैं बिल्कुल सही सही। तो जो आपकी महानदी है ना, उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो हसदेव। इसको हसदेव नहीं बोलते, इसकी प्रोनाउंसिएशन हसदेव होती है। ठीक है, तो ये राइट मैच है। उसके बाद दामोदर नदी की देखिए है तो बराकर है। ठीक है, नर्मदा नदी की ट्राइब्यूटरी है हिरन, और ताप्ती नदी की ट्राइब्यूटरी है गिरना। सही विकल्प पूछा गया है तो ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद देखिए 32 क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले तो कुछ दर्रों की बात की गई। सबसे पहले बॉम डीला दर्रा। बॉम डीला दर्रा देखिए अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नाथुला दर्रा आपने इतनी बार पढ़ा होगा, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी बात ठीक है। उसके बाद मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला देखिए क्या करता है, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, तो यानी कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, लद्दाख से तिब्बत, जबकि वो जोड़ता है किसका? उत्तराखंड को तिब्बत से। ठीक है, फिर शिपकिला दर्रा, तो शिपकिला दर्रा देखिए हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट भी है इस बार के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि गलत पूछा गया था, तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि किस पर्वत श्रृंखला की लंबाई सबसे अधिक है। तो देखिए एग्जैक्ट डाटा तो हमें याद ना हो, बट कम से कम थोड़ा सा हमें आइडिया हो कि किसकी कितनी है ना। जैसे जो पश्चिमी घाट, अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो 1600 किलोमीटर की जो है इनकी लंबाई है, राइट। इसके बाद अगर आल्प्स जो आपकी रेंज है इसकी बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 1200 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ड्रैकन्सबर्ग है, इसकी कितनी है? तो 1125 किलोमीटर है। और जो उसके बाद अरावली रेंज है तो ये देखिए कम है, ये 800 किलोमीटर है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मतलब बुरी राइटिंग में लिख दिया है, बट आप थोड़ा समझ जाइएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। ऑल्प्स कितना है? 1200 है। पश्चिमी घाट कितना है? तो 1600 है, मैं किलोमीटर की बात कर रही हूँ। ड्रैकनबर्ग्स की बात करें तो 1125 है, और अरावली रेंज की बात करें तो 800 किलोमीटर है। तो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है वेस्टर्न घाट्स की सबसे ज्यादा है, तो बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए गलत विकल्प का चयन करें, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, और उन्होंने क्यों पूछा है? कुछ नदियां दी हैं, उनकी सोर्स दी है, और उन्होंने कहा है जो नहीं मैच कर रहा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए गंडक नदी जो है तो इसकी सोर्स कहाँ है? तिब्बत नेपाल सीमा पर, ये बात ठीक हो जाएगी। उसके बाद देखिए रामगंगा। ठीक है, रामगंगा की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? तो जो उत्तराखंड का गढ़वाल जिला है। ठीक है, बेतवा, बेतवा देखिए भोपाल जिला मध्य प्रदेश, ये भी बात ठीक है। सोन नदी, लेकिन सोन नदी देखिए मालवा का पठार नहीं है, बल्कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो जो हमारा अमरकंटक होता है, ठीक है, अमरकंटक का पठार है, तो इसका मतलब डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या दिए गए हैं आपको? बांध दिए गए हैं, डैम्स दिए गए हैं, और राज्य दिए गए हैं। तो कोहिरा बांध कहाँ पर है? बिहार में है, राइट। इसके बाद देखिए सोमशिला बांध, सोमशिला बांध देखिए आंध्र प्रदेश में है, ना कि असम में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद चमेरा बांध, तो चमेरा बांध देखिए हिमाचल प्रदेश में ही है, और पंचेत बांध झारखंड में है। तो गलत पूछा है तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देश का नाम है, यहाँ पे उसकी आधिकारिक भाषा दी गई है। जो आइवरी कोस्ट है इसकी देखिए जो आधिकारिक भाषा है वो फ्रेंच है, ये बिल्कुल ठीक है। जॉर्डन की बात करें तो इसकी जो लैंग्वेज है ऑफिशियली वो देखिए अरबी है, ये भी ठीक है। मैक्सिको की स्पेनिश है, ये भी ठीक है। लेकिन जो ऑस्ट्रिया है इसकी देखिए इंग्लिश नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। ठीक है, तो यही गलत है और यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सही विकल्प का चयन आपको करना है, साइंस का ये क्वेश्चन है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट देखिए टेबल सॉल्ट नहीं होता बल्कि ग्लूकोज सॉल्ट होता है, तो ये यहाँ पर मैच हो जाएगा।
पोटेशियम कार्बोनेट, ये देखिए पोल एस होता है, और सोडियम क्लोराइड NaCl ये टेबल सॉल्ट होता है, ये यहाँ मैच हो जाएगा। सही विकल्प पूछा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट। इसके बाद पूछा गया है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय देखिए फ्रांस में है। तो अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो ये कहाँ है, देखिए बीजिंग चीन में है। ठीक है। उसके बाद रेड क्रॉस की जो अंतरराष्ट्रीय समिति है तो ये कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपको याद रहेगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये कहाँ पे, ये देखिए पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। इसके बाद अगर उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये तो ब्रुसेल में है, और बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी है, तो इसीलिए आपको क्या इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगेन देखिए पूछा गया कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया गया है कि जो आपका आंध्र प्रदेश है, तो देखिए आंध्र प्रदेश में चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य नहीं है, बल्कि हमने इतनी बार पढ़ा है नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी है। ठीक है। फिर कर्नाटक में कौन है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है। केरल की बात करें तो केरल में कौन सा है, छत्तीसगढ़, तो देखिए केरल में कौन सा है, छत्तीसगढ़ पक्षी अभयारण्य। आंध्र प्रदेश में देखिए नीलापट्टू है, कर्नाटक ठीक है, और तमिलनाडु में कौन सा है, तो चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे राइट पूछा गया है, केवल बी ही राइट है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 40वें प्रश्न की बात करते हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। इंडियन सोशोलॉजिस्ट समाचार पत्र, तो इसको देखिए शुरू किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, कहाँ से, लंदन से, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या है, वंदे मातरम समाचार पत्र, तो ये देखिए मैडम भीकाजी कामा ने शुरू किया था पेरिस से, ये भी ठीक हो जाएगा। फिर फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र, ये देखिए हुआ तो वैंकूवर से था, और इसको जो इससे संबंधित व्यक्ति है उनका नाम है तारकनाथ दास। इसके बाद देखिए जो समाचार तलवार समाचार पत्र है, ये भी बर्लिन से स्टार्ट हुआ था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से संबंधित है। ठीक है, ये चारों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कंट्री से बाहर की बात की है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि सारे सही है तो उपयुक्त सभी डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए बोला गया है कौन सा अफ्रीकी देश मकर रेखा से होकर नहीं गुजरता है। तो देखिए जो मकर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। अगर आई एम सॉरी दक्षिणी अमेरिका आएगा। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना है, ब्राजील है, चिली और पैराग्वे, इससे होकर गुजरती है। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इससे होकर गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया एक पूरा वही है, ठीक है, कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर है देखिए वो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि नामीबिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक, इन तीनों से ही जो है आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो होकर गुजरती है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को जो है स्पर्श करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैप को विजुअलाइज कीजिए, देखिए याद आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश तो करता ही करता है, फिर नागालैंड भी करता है, मेघालय नहीं क्योंकि तो थोड़ा सा इधर ईस्ट की तरफ हो जाएगा, सॉरी वेस्ट की तरफ हो जाएगा, और मणिपुर भी करता है। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम भी देखिए इसको टच करता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 कहाँ दिया है, सी में देखिए दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। 43 क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पवन की प्रकृति ठंडी नहीं है, यानी कि बेसिकली आपसे क्या पूछ लिया गया है, गर्म हवा पूछ ली गई है। ठीक है, तो देखिए जो पेम्पोरो है, ग्रेगल है, और आपका कौन सा है, मिस्ट्रेल है, ठीक है, और बोरा है, ये सारी की सारी क्या है, ये ठंडी पवनें हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी सिरोको है, ठीक है, इसके अलावा कौन सी लू, भारत में चलने वाली चिनूक, ये सारी की सारी क्या है, ये गर्म हवाएं हैं। तो इस प्रश्न में डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनको याद कर लीजिएगा, सारी हवाओं को, ठंडी गर्म, इसके अलावा जो समुद्र की धाराएं होती है ठंडी गर्म, इन सबको याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पूछा गया है देखिए अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये बताना, ऑप्शन है मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई। तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है ये 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 मई को। तो यहाँ से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो 2009 जो है वो प्राकृतिक रेशो का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ये ठीक है। फिर देखिए जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ये 2010 है।
ठीक है, 1 साल बढ़ा के दे दिया गया है। उसके बाद पारंपरिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो ये देखिए कौन सा है, 2014, ये भी ठीक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, तो देखिए 2023 में सेलिब्रेट किया जाएगा। गलत पूछा गया है तो यहाँ से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। कौन सी समिति संविधान सभा की लघु समितियों में से नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए जो संविधान सभा की प्रमुख समिति थी वो थी आपकी प्रक्रिया नियम समिति, जिसको कौन वो करते थे पोजीशन को होल्ड, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका मतलब अगर प्रक्रिया नियम समिति एक प्रमुख समिति है तो ये लघु समिति नहीं है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। वैसे इसके अलावा अगर बात करें तो जो कार्य संचालन समिति है डॉक्टर के.एम. मुंशी से संबंधित है, वित्त और कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो प्रेस दीर्घा समिति थी उषा नाथ सैनी से संबंधित थी। यहाँ पे ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि देखिए प्रारूप समिति के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, सही आपको बताना है। बी.एल. मित्तल के स्थान पर एन. माधव राव ये देखिए चुने गए थे, और जिन्होंने अस्वस्थता के कारण इस्तीफा दे दिया था, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा है जो टीटी कर्मचारी थे उनको डी.पी. खेतान के स्थान पर चुना गया था, जिनकी जो मृत्यु है वो 1948 में हो गई थी, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो आपकी जो है सी इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं 48 क्वेश्चन की बात। यहाँ पे बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विशेषज्ञ समिति थी उसकी स्थापना कब की गई, और जितने नाम दिए गए हैं इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी यानी कि एक्सपर्ट कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको देखिए स्टैब्लिश किया गया था 8 जुलाई। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा ईयर है, यस 1946, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, इसके मेंबर कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष थे, और मेंबर्स कौन थे, तो एम आसिफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर और के संथानम, ये सब थे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद का नाम मैंने नहीं लिया है, और 1946 भी है, तो बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया कौन सा राज्य नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंदर आता है। देखिए जो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण है यानी कि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, इसके अंदर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने पूछा कौन कौन से राज्य, तो राजस्थान भी आता है, गुजरात भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, झारखंड नहीं आता बल्कि आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो 1 2 3 ये जहाँ पे होगा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि किस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई भी राज्य या कोई भी संघ राज्य क्षेत्र नहीं आता है। ठीक है, यानी कि कुछ हाईकोर्ट आपके सामने ऐसे हैं जिनके आप कह सकते हैं न्यायिक क्षेत्राधिकार या प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक यूटी एक यूनियन टेरिटरी भी आता है। आपको वो वाला बताना है जिसमें ऐसा नहीं है। तो देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने पॉलिटी की क्लासेस ली थी कि इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में न सिर्फ पश्चिम बंगाल आता है बल्कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी आता है। केरल उच्च न्यायालय की बात करें तो देखिए केरल तो आता ही है, इसके अलावा जो लक्षद्वीप समूह है वो आते हैं। ठीक है, इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो तमिलनाडु तो आता ही है, इसके अलावा जो आपका पुदुचेरी है, ठीक है, ये भी आता है, जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय में सिर्फ कर्नाटक आता है। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा यानी कि बी। इसके बाद 51 क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, कौन सी चीज हमने कहाँ से ली है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने देखिए अमेरिकी संविधान से लिया है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने कहाँ से ली है, जल्दी सोचिए, यस वेरी गुड, आयरिश संविधान से। ठीक है, लेकिन जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है यानी कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमने कहाँ से लिया है, ये देखिए ना ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया है। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा है, केवल एक ही हमारा सही है, तो जो हमारा ए है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गलत विकल्प का देखिए चयन करना है। इसमें बताया गया है कि 10वीं अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद भी होगा, बिल्कुल ठीक है। 11वीं अनुसूची 1992 के
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 11वीं, देखिए किसकी बात कर रहा है, 11वीं अनुसूची की, ये बिल्कुल ठीक है। वही अगर 12वीं पूछ लिया होता तो हम क्या बोलते हैं कि 12वीं अनुसूची 1992 के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, है ना। और ये देखिए पूछा भी है नीचे, तो ये भी ठीक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए क्या 1993 दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कब हुए थे, 1992 में हुए थे, बस उनकी नंबरिंग डिफरेंट थी। पंचायत वाले की 73 थी और जो आपका नगर पालिका वाला था उसकी 74 थी, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो है गलत पूछा गया है, तो सी गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझिएगा। चलिए 53 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार सही विकल्प आपको जो है चुनना है। तो देखिए पूछा गया है भाग कौन सा, 8, क्या है नगर पालिका से संबंधित है, बिल्कुल भी नहीं। ये किससे संबंधित है, जल्दी बताइए, आपको तो याद है, राइट, ये जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से, यहाँ पर दिया भी हुआ है। उसके बाद भाग 9, तो 9 तो आपको पता है वेरी इजी, पंचायतों से संबंधित है। फिर भाग 9A, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। और भाग 10 देखिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो दिस इज योर द आंसर, ओके। चलिए अब हम देखते हैं अपना 54 क्वेश्चन। पूछा गया है कि जो कौन सा विषय है वो भारतीय संविधान में राज्य सूची में नहीं है। तो देखिए लोक व्यवस्था और पब्लिक है, तो राज्य सूची का विषय पब्लिक ऑर्डर, है ना। उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये भी राज्य सूची का विषय हो जाता है। अस्पताल और औषधालय भी है। शिक्षा और वन जो है ये समवर्ती सूची का देखिए विषय है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं 55 क्वेश्चन। पूछा गया है कि ये जो पद दिए गए हैं नीचे आपको, तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाए तो वरीयता तालिका के अनुसार यानी कि प्रायोरिटी के अनुसार अगर लगाए तो जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें सबसे अंत में कौन आएगा। तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट नंबर पे आएंगे। फिर इसके बाद जो संघ के कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सेकंड नंबर पे आएंगे। फिर देखिए कैग इंपॉर्टेंट है, तो कैग कहीं ना कहीं थर्ड नंबर पे, और भारत के न्यायाधीश फोर्थ नंबर पे। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन आ रहे हैं, भारत के न्यायाधीश जो महान्यायवादी है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो जो ए है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पॉलिटी की जो क्लास है उसमें इसको बहुत ढंग से कवर कराया है, आप उसको सुन लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है जो नवीनतम कृषि आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत के जो टॉप 2 सूरजमुखी उत्पादक राज्य हैं वो आपको बताने हैं। देखिए कौन कौन से सूरजमुखी उत्पादन राज्य है टॉप 3 में, तो कर्नाटक आता है फर्स्ट नंबर पे, फिर आता है देखिए आपका हरियाणा, एंड इसके बाद आता है उड़ीसा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में टॉप 2 पूछा तो कर्नाटक और हरियाणा यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 57 क्वेश्चन पूछा गया है जो नवीनतम कृषि आंकड़े हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो देखिए अमरूद, शहद और आम, इन तीनों के ही उत्पादन में यूपी का फर्स्ट जो है स्थान है। तो डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 58 क्वेश्चन, नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 अनिर्मित तंबाकू उत्पादक देश यानी कि जो अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको होता है उसकी जो है आपको टॉप 3 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज विश्व में बतानी है, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो इस तरह का तंबाकू है वो होता है चीन में। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये होता है ब्राजील में, और थर्ड नंबर पे देखिए इंडिया की बारी आती है, ठीक है। तो टॉप 3 कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे चीन, सेकंड पे ब्राजील, तीसरे नंबर पे भारत। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, यही ठीक हो जाएगा। फिर 59 क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राज्य उन 3 राज्यों में शामिल नहीं है जो नए कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत के 3 जो टॉप टसर रेशम उत्पादक राज्य है उनमें आता हो। तो देखिए नहीं पता होने के लिए कौन कौन है ये हमें पता हो, तो अगर तसर रेशम उत्पादक राज्यों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे देखिए झारखंड है, इसके बाद देखिए आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, एंड इसके बाद देखिए उड़ीसा हो जाता है। तो झारखंड हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक ही नहीं है, तो कर्नाटक इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। 60वें प्रश्न की बात करते हैं। नवीनतम खनिज डेटा के अनुसार भारत में जो टंगस्टन के भंडार की दृष्टि से, देखिए 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो रिजर्व यानी कि भंडार की दृष्टि से, और दूसरा प्रोड्यूसिंग स्टेट यानी कि जो उसको काम में ला रही है, जो माइनिंग करके प्रोड्यूस कर रही है उसकी दृष्टि से। तो दोनों बार क्या होता है ना, कई बार आंकड़े अलग अलग होते हैं। यहाँ पे टंगस्टन के भंडार की दृष्टि से
3 राज्य जो हैं पूछे गए। तो पहला तो कर्नाटक है, बाकी 2 कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश बी में दिया गया है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठोसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है चालन विधि के द्वारा होता है। देखिए जो चालन विधि होती है ना, उसको आप ऐसे याद रखिए, एक गर्म छड़ है ना, उस गर्म छड़ को आप दूसरी ठंडी छड़ से टच करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस गर्म वाली छड़ का तापमान ठंडी वाली छड़ में ट्रांसफर होने लगता है और दोनों ही छड़ एक टाइम पे आके तापमान में गर्म हो जाती है। ये जो है चालन विधि के द्वारा होता है। और ठोसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, देखिए वो टच के द्वारा ही होता है। कोई भी गर्म चीज को आप दूसरी चीज से टच करा दीजिए, वो गर्म होने लगती है, तो ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। तो देखिए द्रवों में, लिक्विड्स में संवहन विधि यानी कि जो आपका मेथड ऑफ कन्वेक्शन होता है इसके द्वारा भी, और जो आपका मेथड ऑफ कंडक्शन होता है यानी कि चालन के द्वारा भी, दोनों तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये राइट हो जाएगा। तो देखिए गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण के द्वारा होता है। देखिए रेडिएशन तो एक ऐसी चीज है जिसमें कोई माध्यम की जरूरत ही नहीं है, कोई कण, कोई पार्टिकल्स, कोई मूवमेंट ही ना करे, वहां पे भी रेडिएशन के द्वारा जो है तापमान ट्रांसफर हो जाता है। तो गैसों के लिए तो ये मतलब बेकार की बात होगी, क्योंकि गैसों में तो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे को टच करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको तो जरूरत नहीं है कि भाई विकिरण हो, उसको तो कहीं ना कहीं टच होने की, टकराने की जरूरत है। तो गैसों में भी जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जब पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये देखिए कन्वेक्शन के द्वारा यानी कि संवहन के द्वारा ही होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हालांकि अगर सूरज से धरती को जो तापमान का ट्रांसफर होता है वो देखिए रेडिएशन के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए वायुमंडल तो नीचे जाके है ना, ऊपर तो वायुमंडल भी नहीं है, लेकिन सूरज तो वहां से गर्मी भेज रहा है, मतलब रेडिएशन के द्वारा भेज रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो 3 ही प्रकार से हो सकता है, एक चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। राइट, चलिए अब क्योंकि यहाँ पे सही विकल्प पूछा है तो पहला और दूसरा सही है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 62 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कह रहा है कि द्रवों को अगर आप गर्म करेंगे, ठीक है, तो उनके आयतन में वृद्धि होती है। सही बात है ये तो बिल्कुल। फिर देखिए ये 2 डिफरेंट वाले फैक्ट हैं, इनको प्लीज याद कर लीजिएगा। कह रहा है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में कमी आती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ही जल के तापमान में वृद्धि होती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये बात भी देखिए आपकी कहीं ना कहीं क्या है, ठीक है। नहीं, आपको यही तो पकड़ना था कि कहाँ पे गलत है ना, बताइए कहाँ पे गलत है। तो देखिए डी जो है, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है ना, इस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है, यही गलत है। क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, मैंने अभी तो आपको बताया ना कि यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बाद ही जल के आयतन में वृद्धि होती है, और जब जल को 0 से 4 डिग्री पर किया जाता है तो उसके आयतन में कमी आती है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पे जल पहुंचता है ना तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो 0 नहीं, ये कौन सा है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डी गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट ठीक है। थोड़ी सी अपवाद वाली स्टेटमेंट है, कई बार समझने में दिक्कत हो जाती है, बट वाटर ऐसे ही बिहेव करता है तो हमें याद कर लेना है। ठीक, चलिए बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। पूछा गया है किस भौतिक राशियों की इकाइयां जो है समान है। ठीक है, दाब की क्या होती है, तो दाब की देखिए न्यूटन वर्ग मीटर होती है। कोणीय संवेग की बात करें तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। प्रतिबल की बात करें तो ये भी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। और कार्य की क्या होती है, तो कार्य की केवल न्यूटन मीटर होती है। तो यहाँ से हमने जाना केवल पहला और तीसरा इसकी ही समान है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आइए एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। सेम आना चाहिए, लेकिन पहला और तीसरा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि डी। राइट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पूछ रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। ठीक है, ये आपको पता हो तो देखिए मीटर पर सेकंड में मैं आपको बताती हूँ, जो समुद्री जल होता है उसमें लगभग 1531 जो है मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसकी बात करें वाटर की, डिस्टिल्ड वाटर की, तो आप मान के चलिए 1498,
ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है। जैसे एयर में 346 मीटर पर सेकंड और ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखिए आइडिया लग गया सबसे कम किस में, ऑक्सीजन में, तो ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसे ही पढ़ते चलना है, एक एक करके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, पूछ रहा है गलत विकल्प का आप चयन कीजिए। यहाँ पे रोग दिया गया है, उसके उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस जो है दिए गए हैं। तो दूर दृष्टि दोष, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, इसके इलाज में कौन सा यूज होता है, तो उत्तल लेंस, ये ठीक है ना। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। फिर देखिए आपका निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसमें कौन सा यूज होता है, अवतल लेंस, तो कौन सा हो जाएगा आपका, कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर आपका है मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद में आपका क्या यूज होता है, क्या उभयावतल लेंस के बारे में आपने कभी पढ़ा है, तो नहीं। जो आपका मोतियाबिंद होता है वो शल्य चिकित्सा, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट, इसको कैटरैक्ट एक्चुअली बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट जहाँ तक कैटरैक्ट एक सर्जरी होती है उसके द्वारा ही ठीक होता है, लेंस से ठीक नहीं हो सकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता देखिए ये जो है इसको बेलनाकार लेंस के द्वारा, यानी कि जो सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो ये भी ठीक है। गलत पूछा है तो जो सी आएगा यहाँ पे, सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी घटना अपवर्तन के कारण होती है, यानी कि किसकी बात करें हम, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए पानी में जो बुलबुले चमकते हैं ना, वो और साथ में जो हीरा चमकता है और जो अब मरीचिका होती है, ये तीनों ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। लेकिन जो वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है, ये देखिए अपवर्तन रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो ये ही जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोगों के पास भी इतना तो टाइम नहीं है कि आप बैठ के 2-2 घंटे की वीडियो देखें, तो इसलिए फैक्ट्स को तैयार कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट हमें आंसर्स पता चल जाए, पेपर में आए तो हम सॉल्व कर लें, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं 67 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आवर्त सारणी में निम्नलिखित किस तत्व की परमाणु संख्या अन्य 3 तत्वों से अधिक है। देखिए कुछ नवीनतम तत्व यहाँ पर दिए गए हैं, ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। तो सबसे पहला क्या है आपका, निहोयम, इसकी है 113, ठीक है। फिर कौन सा है आपका, तो ये है आपका ऑर्गेनसॉन, तो इसकी है 118। फिर मॉस्कोवियम की अगर बात करें तो ये 115 है और टेनेसाइन की बात करें तो ये 117 है। तो देखिए पता चल रहा है जो ऑर्गेनसॉन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 68 क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी अधातुएं ठोस रूप में जो है पाई जाती हैं। तो देखिए अधातुएं, जो फ्लोरीन है ये तो गैस के रूप में मिलती है, ठीक है। जो ब्रोमीन है ये लिक्विड यानी कि द्रव के रूप में जो है मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो सिलेनियम है, ठीक है, यानी कि सिलिकॉन, ये आपकी जो है दोनों की दोनों ठोस रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है, ठोस रूप में मिलती है। यही आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। शाबाश। चलिए अब ये कह रहा है नीचे 5 धातुएं दी हैं, इनमें से 2 सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु आपको चुननी है। तो देखिए प्रतिक्रियाशील धातु को हम उसके घटते हुए क्रम में लगाते हैं। सबसे ज्यादा ज्वलनशील जो आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया करने वाली है वो तो देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आपका क्या है, कॉपर आता है, ठीक है। इससे कम कौन सी है, तो मरकरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद कौन सी आती है, तो सिल्वर। और सबसे कम जो प्रतिक्रिया करने वाला है वो है गोल्ड, तभी तो हम इसको दिन रात गले में पहन के घूम रहे हैं, है। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सिल्वर और गोल्ड, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। शाबाश। 17 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धातु दी हुई है, उनके अयस्क दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सही जो गलत है यानी कि सही मैच नहीं है वो बताना है। तो देखिए टिन कैसिटेराइट ये बिल्कुल सही मैच है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा पहले ये देखिए कॉपर तो एचुराइट ये भी ठीक है और आयरन तो सिडेराइट ये भी ठीक है। जो पाइलोरोलुसाइट है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम से संबंधित नहीं है बल्कि मैग्नीज से संबंधित है। कई बार ना हम जल्दबाजी में एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं, हमें लगता है मैग्नीशियम पाइलोरोसाइट, हमने ऐसा ही तो कुछ पढ़ा था और हम राइट कर देते, नहीं, मैग्नीशियम और मैग्नीज थोड़ा सा ध्यान रखने की, फोकस रखने की जरूरत है। तो इससे जो हम 1-2 नंबर से कई बार होता है ना पेपर हमारा रह जाता है, तो उन सब गलतियों को करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यानी कि बी ही गलत है और बी हमारा सही हो जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीज। वेरी गुड। अब चलते 71वें क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है हवाई जहाज के ढांचे के निर्माण में
किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए हवाई जहाज का ढांचा बनाने में ऐसे तो और भी बहुत सारी मेटल्स यूज होती हैं, बट शिपिंग इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा फेमस मेटल है, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, वो है ड्यूरालुमिन। ठीक है, तो कौन सी है? ड्यूरालुमिन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिए कि जो आपकी ये है मैग्नीनियम है, ये भी हवाई जहाज का ढांचा बनाने में यूज होती है, मैग्नीनियम। लेकिन अगर बहुत फेमस पूछे तो ड्यूरालुमिन आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन 2 और 3 बी हो जाएगा। अच्छा, रोज मेटल किस में यूज होती है? तो रोज मेटल देखिए जो स्वचालित फ्यूज होते हैं उनको बनाने में यूज होती है। मुड्स मेटल, मुड्स बोलते हैं इसको, मुड्स। ठीक है, ये किस में यूज होती है? तो ये जहाजरानी उद्योग, शिपिंग इंडस्ट्री में ही यूज होती है। ठीक है, अच्छा मैंने ना शायद पहले भी आपको शिपिंग ही बोल दिया, तो आपने ध्यान रखना है हवाई जहाज प्लेन वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या बोला है, बट प्लीज आप याद रखिएगा हवाई जहाज यानी कि प्लेन्स की बात हो रही है। ड्यूरालुमिन और मैग्नीनियम इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है। शिपिंग इंडस्ट्री में फेमस जो है वो मुन्स मेटल है। ठीक है, प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए उसके बाद 72 क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 क्वेश्चन में देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, किसकी वजह से क्या बीमारी होती है? तो देखिए जो घरेलू मक्खी है इसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। जो रेड फ्ली है, ये देखिए जो ब्लूबोनिक प्लेग है उसका कारण बनती है। सेंड फ्लाई, तो सेंड फ्लाई काला जार, ठीक है ये तो सही मैच है। और सीसी मक्खी की वजह से देखिए जो स्लीपिंग सिकनेस है ये हो जाता है। सही विकल्प पूछा गया है तो सी सही विकल्प है, यानी कि सेंड फ्लाई की वजह से कालाजार होता है। ठीक बात। इस बार देखिए गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, जो अफीम है वो पोस्ता के कच्चे फलों से मिलता है, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक अनराइप फ्रूट होता है पॉपी का, वहां से देखिए ओपियम आपका निकलता है। ठीक है, जो क्विनेन है वो कहाँ से मिलता है? तो जो आपका सिनकोना का पेड़ है उसकी छाल से निकलता है। ठीक है, इसके बाद जो रेस्परीन है वो कहाँ से मिलता है? तो देखिए ये जो आपकी रूट्स होती हैं किस क्या बोलते हैं उसको? अकेशिया, आई एम सॉरी, राउवेल्फिया। ठीक है, वहां से निकलती है। तो क्या ध्यान रखना है आपने कि जो रेस्परीन है वो राउवेल्फिया की जड़ों से निकलता है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। कत्थे की बात करें तो कत्था देखिए एकेसिया पौधे की लकड़ी से निकलता है, ये वाली। ठीक है, एक और चीज ध्यान रख लीजिएगा, फिर जो ओक वृक्ष की छाल है अगर ये गलत हो गया तो इससे हमको क्या मिलता है? इससे देखिए कॉर्क मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आंसर हो जाएगा। फिर 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि वयस्क पुरुष में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन पर मिलीमीटर की क्यूब जो है हो सकती है? सॉरी, एक वयस्क महिला में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी जो है मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हो सकती है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो पुरुष की बात करें तो ये देखिए 4.6 से लेके 6 हो सकती है, और अगर वयस्क महिला की बात करें तो थोड़ा कम होती है, 4.2 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कौन से निकल के आ जाएगा? जो 6 और 5, यानी कि जो हमारा ए है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने 75 क्वेश्चन की। पूछा गया है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो आपका फॉलिक एसिड है वो कौन सा है? विटामिन B9 है। इसके बाद जो कोबलामिन है, ठीक है, कोबलामिन आपका कौन सा है? तो विटामिन B12 है। ठीक है, इसके बाद देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल, ये आपका क्या है? ये विटामिन C है। कैल्सीफेरॉल, ये क्या है? ये आपका विटामिन डी है, और ये विटामिन डी जो है ये वाटर में नहीं घुलता है, तो डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए 76 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है? सही विकल्प का चयन करना है। कुछ विटामिन दिए गए हैं, ठीक है, कुछ रोग दिए गए हैं। तो सबसे पहला देखिए विटामिन विटामिन B2, ठीक है, तो एरिबोफ्लोविनोसिस, ये बिल्कुल ठीक है। फिर विटामिन B5 पेस्टिशिया, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विटामिन ई के साथ देखिए ऑस्टियोमलेशिया दिया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको भी याद होगा ये विटामिन डी की जो है कमी की वजह से होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड है केवल वही ठीक है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं? तो देखिए मलेरिया,
एमीबिक डिसेंट्री और स्लीपिंग सिकनेस, ये जो होते हैं ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। वहीं जो फाइलेरिया है ये किसकी वजह से होता है, ये कृमि की वजह से होता है। ठीक है, इनके 1, 3 और 4 ये क्वेश्चन जहां पे दिए होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 की तरफ चलते हैं। आपको क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, प्लेग वैक्सीन। ठीक है, तो प्लेग वैक्सीन से कौन सही मैच करेगा, वोल्डेमर हाफकिन, तो यानी कि ये हो जाएगा। फिर देखिए पोलियो वैक्सीन से सही मैच कौन सा करता है, जोनास एडवर्ड सॉल्क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर रूबेला वैक्सीन से सही मैच करेगा मॉरिस हिलमैन, तो यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद एंथ्रेक्स वैक्सीन तो लुई पास्चर, सही पूछा गया है तो डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 79 क्वेश्चन में देखिए गलत विकल्प का चयन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये किसके द्वारा निकाला जाता है, जर्मन वॉच। ठीक है, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, ठीक है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, फिर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, डी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओड वन जो है, विषम विकल्प जो है वो आपको चयन करना है। बैंक और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए ओड वन आउट है, क्योंकि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा में, तो यानी कि कहाँ हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिनो पेमेंट्स बैंक मुंबई में हेडक्वार्टर है, जियो पेमेंट्स बैंक ये भी मुंबई में हेडक्वार्टर है, और आदित्य बिरला आइडियाज पेमेंट्स बैंक ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखिए लगाना है, तो पहले हमें इसका ईयर पता होना चाहिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है, ये कोलकाता में है, और स्टैब्लिश कब हुआ था, 1890 में। फिर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ये भी देखिए कोलकाता में है, 1916 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये देखिए चेन्नई में है और 1962 में एस्टैब्लिश हुआ था। भारतीय वन्य जीव संस्थान आपको भी पता होगा, ये तो देहरादून में है। ठीक है, इसका आप कह सकते हैं ईयर कौन सा हो जाएगा, तो 1982 हो जाएगा। अब इनको देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले तो कौन सा आएगा, तो आपका जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है वो आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट। फिर कौन सा है, सेकेंड आना चाहिए, फिर थर्ड एंड फिर है फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने 82 क्वेश्चन की तरफ। विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और उनका मुख्यालय दिया गया है। चलिए देखते हैं, ग्रीन पीस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो देखिए एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर है उसका कहाँ पे है, तो ग्रेट स्विट्जरलैंड में है ना, तो ये देखिए यहाँ पर मैच होगा। उसके बाद जो आपका अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है तो इसका कहाँ पर है, तो देखिए ग्लैंड में है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका कहाँ पर है, तो नैरोबी केन्या में है, राइट। तो देखिए यहाँ से पूछा गया है कि आपको क्या है, गलत विकल्प का चयन करना है, तो ये जो है आपका बी गलत विकल्प हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 क्वेश्चन को देखते हैं। जो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था, तो देखिए 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद 253 के अंतर्गत पारित किया गया था और ये 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया था। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो डी देखिए आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम 84 क्वेश्चन की तरफ। पे बढ़े, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 253 ऐसा क्या है भाई इसके अंतर्गत। देखिए जो अनुच्छेद 253 है, दरअसल ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो पूरे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियां होती है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए या उनके अनुरूप अपने यहाँ की चीजों को बदलने के लिए कानून बना सकती है। तो देखिए पर्यावरण प्रोटेक्शन को लेकर गवर्नमेंट ने काफी सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह पे हाँ बोला था, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिर इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया, राइट। ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट थी। अब देखते हैं हम अपना 84 क्वेश्चन। ठीक है, गलत विकल्प का देखिए आपको चयन करना है। जीवी रामाकृष्ण समिति, तो ये भी निवेश से रिलेटेड है, ठीक हो जाएगा। खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित है, यानी कि जो आपकी कृषि ऋण प्रणाली है इससे कौन सी समिति रिलेटेड है, खुसरो समिति। फिर राजा चलैया समिति भारत में कर सुधार, ये ठीक हो जाएगा। धरिया समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत पूछा गया, तो मतलब जो बी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। 85 की बात करते हैं, कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ है, तो इनके हमें थोड़े से ईयर के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह हुआ हमारा कब, 1844 में। ठीक है, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ हमारा 1849 में। ठीक है, 66वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह हुआ हमारा 1850 में, और नेटिव इन्फेंट्री जो कि 37वीं थी उसका विद्रोह हुआ हमारा कब, 52 में। यस, दिस इज करेक्ट। तो अब इसमें से देखिए सबसे पहले कौन सा हुआ है, तो आपका 34 वाला सबसे पहले हुआ है, तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।
86 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा क्षेत्र 1831 में कोल विद्रोह जब हुआ था उससे प्रभावित नहीं हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए 86 में जो रांची है, सिंहभूम है, उसके बाद मयूरभंज है, उसके बाद हजारीबाग है, पलामू है और मानभूमि है। ठीक है, तो रांची, सिंहभूम और हजारीबाग, पलामू, मानभूमि। आई एम सॉरी, मैंने शायद एक वर्ड मिस्टेक किया है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो कोल विद्रोह है 1831 का, जिसके एक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? बुद्धो भगत थे। ये किस किस एरिया में फैला था? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारा मयूरभंज है ये नहीं होगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 87 क्वेश्चन, आपको क्या करना है? गलत विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। खोंड विद्रोह, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो खोंड विद्रोह देखिए 1837 से 1856 तक चला। इसके जो महत्वपूर्ण नेता थे वो चक्र बिशोई थे, ये ठीक हो जाएगा। फिर बात आती है कच्छ विद्रोह की, ये 1819 में हुआ। इसके महत्वपूर्ण नेता थे राव भारमल, ये भी ठीक हो जाएगा। फिर सिंगफोर्स विद्रोह, जो कि पहले 1930-31 में और ये फिर दोबारा हुआ 1843 में। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कौन थे, नेता कौन थे? तो निरंगा फिदू थे। तो ये भी ठीक हो जाएगा। गलत पूछा है, कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, डी आंसर हो जाएगा। 88 सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध ये किससे खत्म हुआ था? ऑक्सलाइड चैपल संधि से, ठीक बात है। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध ये देखिए पौंडीचेरी की संधि से खत्म हुआ था। और जो तीसरा कर्नाटक का युद्ध है ये देखिए पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो सही विकल्प पूछा है, केवल पहला ही सही है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 89 क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो साजिबू चिरोबा, ठीक है, ये देखिए मणिपुर का न्यू ईयर है, मेघालय का नहीं बल्कि कहाँ का? मणिपुर का, यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद विशु, विशु देखिए केरल का नया साल है। लोसार तो एक तिब्बती नववर्ष, इसको आप कह सकते हैं तिब्बती। उगादी एक तेलुगु नववर्ष है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट। इसके बाद 90 क्वेश्चन पूछा है कौन सा त्योहार नवंबर के महीने में मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए जो लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये तो मनाया जाता है सितंबर में। ठीक है, ओणम की बात करें तो जो ओणम है ये अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। वांगला जो है ये नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है और पोंगल देखिए जनवरी में कहीं ना कहीं पड़ता है। तो इसलिए नवंबर पूछा है तो आपका वांगला यानी कि सी जो है आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। पूछा गया नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों को अगर ध्यान में रखें तो जल विद्युत यानी कि कौन सी हाइड्रो पावर जो है उसकी स्थापित क्षमता यानी कि जो इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर आता है? देखिए 30 अगस्त 2021 तक के डाटा की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रो पावर की इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी है वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद देखिए उत्तराखंड की बारी आती है और इसके बाद देखिए कर्नाटक की बारी आती है। तो टॉप पे कौन सा? हिमाचल प्रदेश, यानी कि ए हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए 92 की बात करते हैं। एक वाक्य दिया है, इससे संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। एक राज्य जो नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा के अनुसार अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, यानी कि जो हमारी इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी है वेस्ट टू एनर्जी की, इसके मामले में 3 टॉप राज्य कौन से हैं? पहले तो हमें ये पता हो, है ना, तो कौन कौन से हैं? तो देखिए दिल्ली है, इसके बाद आपका तेलंगाना है, एंड देन दूसरा आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, इन्होंने तीसरे स्थान पर पूछा है तो आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा, तो सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य लिग्नाइटेड रिजर्व की दृष्टि से टॉप के 3 राज्यों में नहीं है? देखिए लिग्नाइटेड रिजर्व की अगर बात करूं तो सबसे टॉप में तो आता है तमिलनाडु, ये आपको भी पता होगा। इसके बाद देखिए राजस्थान आता है, एंड इसके बाद देखिए गुजरात आता है। और ये जो मैं आंकड़े आपको बता रही हूँ ये 31 अगस्त 2021 तक लेटेस्ट हमने लिए थे, राइट। तो यहाँ से जो है उन्होंने पूछा है कि टॉप 3 में कौन नहीं आता, तो झारखंड नहीं आता, यही आंसर हो जाएगा, राइट। 94 क्वेश्चन पूछा कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए लद्दाख, ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे पहले इससे नीचे वाले देख लेते हैं। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में है। और मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान देखिए कहाँ है आपका? मिजोरम में है। लेकिन जो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तो ये देखिए लद्दाख में है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यही मैच नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन पूछा गया है किस बाघ अभ्यारण्य का यानी कि किस टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। तो देखिए कामलांग, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखिए वर्ग किलोमीटर कितना है इसका? 783।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नामेरी। नामेरी कहाँ पे? असम में है, 344 वर्ग किलोमीटर है। पेरियार कहाँ पे? केरल में है, तो 925 वर्ग किलोमीटर। और फिर देखिए दम्पा जो कि मिजोरम में है, ये 988 वर्ग किलोमीटर के साथ टॉप पे है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा डम्पा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 96 क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन आपको करना है। रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बुक लिखी है। क्या स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए रूस के राफेल नडाल ने हाल ही में स्पेन के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है। देखिए एग्जामिनर के लिए ना जब एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट दिए गए हों, उनको एक दूसरे से बदलना बहुत सरल होता है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, उसको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो जब भी एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट दिए गए हों, उनको बहुत ध्यान से देखा करें कि कहीं वो एग्जामिनर ने बदल तो नहीं दिए। जैसे ये वाला नाम देखिए मेदवेदेव, ये जनरली कहाँ के नेम होते हैं? आप देखेंगे ये हमारे रूस के अधिकतर जो है नेम होते हैं, जबकि राफेल नडाल तो आपको पता है, अगर ये नहीं भी पता है कहाँ के हैं, तो ये तो पक्का पता है कि रूस के तो नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो मतलब जो स्पेन के राफेल नडाल हैं, उन्होंने रूस के डेनियल जो मेदवेदेव है उनको हराया है, तो केवल पहला स्टेटमेंट ही ठीक होगा, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, गलत विकल्प का देखिए यहाँ पर आपको चयन करना है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद की आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर पार्लियामेंट की बात हो रही है, कोई ऑफिशियल इस तरह की एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, तो हो सकता है ना कि शायद पीएम नहीं, लोकसभा के जो अध्यक्ष है उन्होंने लॉन्च किया हो। इट कैन बी पॉसिबल, है ना? तो एग्जामिनर के लिए आसान भी है इस तरह के स्टेटमेंट को चेंज करना। तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो दरअसल ये मोबाइल एप्लीकेशन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये दरअसल गलत हो जाएगा। फिर इस ऐप में 1947 से अब तक के जो बजट भाषण है, साथ साथ 12वीं से लेकर 17वीं लोकसभा तक सदन की चर्चाओं की जो है जानकारी दी गई है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गलत पूछा है तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 98 क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। डॉक्टर जो वी अनंत नागेश्वर हैं, उनको हाल ही में नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल अवचट, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते अपने 99 क्वेश्चन की ओर। गया है कौन सी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ग्राफीन इनोवेशन सेंटर को वो जल्द ही डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा स्थापित किया जाएगा। देखिए जब नाम ही आ गया डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद केरल ने ही ऐसा कहा है, तो बिल्कुल ठीक, केरल सरकार ने ये घोषणा की है कि जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र उसको त्रिशूर में जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो केरल और त्रिशूल ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए गलत विकल्प का चयन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखिए सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को हाल ही में 110वें से बाघों की अभ्यारण्य जो बाघों की आबादी थी उसको दुगना करने के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइज होता है TX2, उससे सम्मानित किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और इंपॉर्टेंट भी है, आज अब की बार जो पेपर आ रहा है उसके लिए इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये कह रहा है भूटान के बदरिया नेशनल पार्क को जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए बाकी सारी बातें तो ठीक है, बट ये भूटान गलत है, तो यहाँ पर दरअसल ये जो बदरिया नेशनल पार्क है ये नेपाल का है। ठीक है, तो हमारा जो है गलत विकल्प हो जाएगा दूसरा, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। 101वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्या है, जो प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना है मिलिना साल्विनी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, क्योंकि वो इटालियन बोर्न थी, इटली में उनका जन्म हुआ था, और फ्रेंच एक्सपोनेंट थी, यानी कि कहीं ना कहीं उनको इटालियन फ्रेंच पर्सनैलिटी बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि वो मिलिना साल्विनी जो थी प्रसिद्ध जो है आप कह सकते हैं नृत्यांगना थी, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। जो रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको राजस्थान राज्य में चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में बदलने की मंजूरी हाल ही में मिल गई है, ये एकदम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि राजस्थान के टाइगर रिजर्व जो अब टोटल 4 हो गए हैं उनके नाम क्या क्या है, ठीक है, ये बताइएगा। तो सही विकल्प पूछा है, केवल दूसरा सही है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 102 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी एजेंसी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं, इसमें ऑफिस खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी? तो देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो याद कर लीजिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो जल्दी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी। और जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है इसको गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं, तो डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं आंसर हो जाएगा।
130वां प्रश्न, गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है। जापान की सरकार ने हाल ही में दुनिया के पहले प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है कोविफील्ड, इसके उपयोग को मंजूरी दे दी है। ये देखिए गलत है, क्योंकि ऐसा जो किया है वो कनाडा की सरकार ने किया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, सही आंसर इसका कनाडा है। नेक्स्ट इसका क्या है, तो देखिए पूछा गया है कि जो गुजरात कैबिनेट है, ठीक है, उन्होंने हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। ये भी गलत है, क्योंकि ऐसी जो मंजूरी दी है वो दरअसल दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है। तो क्योंकि दोनों ही गलत हो जाएंगे तो सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं 104वें प्रश्न की। बोला गया है कि भारत ने, अच्छा पहले तो ध्यान रख लीजिएगा, इसमें सही विकल्प आपको बताना है कि भारत ने हाल ही में चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला पहला देश बन गया है। देखिए पहला नहीं बना है, दूसरा बना है, और पहला बना है चीन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। भारत सरकार ने हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन जो है शुरू किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो जो हमारा सही विकल्प है वो दूसरा है, तो बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 105वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोला गया है हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है, यानी कि जो आपका एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर है वो बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है हाल ही में असम के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। दरअसल जो ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे ये उड़ीसा के थे, असम के नहीं। कौन से थे? उड़ीसा के थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है आपकी स्टेटमेंट बनती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल ए। ठीक है, चलिए 106 क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में देखिए पूर्व धर्म गार्जियन, यानी कि जो आपका एक्स धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखिए भारत और जापान के बीच ये जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 होता है, इसके तीसरे संस्करण का भी सफलतापूर्वक समापन 10 मार्च को किया गया है। ये 27 फरवरी से शुरू हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में इसको आयोजित किया गया था। ये तो हुई इन्फॉर्मेशन। स्टेटमेंट देखते हैं, तीसरा एडिशन है, राइट। भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है, ये भी ठीक है। कर्नाटक के बेलगांव में इसका सफलतापूर्वक समापन किया गया, ये भी ठीक है। तो सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 107वें क्वेश्चन की। मीराबाई चानू ने हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीतकर 55 किलोग्राम भार वर्ग में 2022 के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से, इसको ध्यान रखिएगा, यूनियन एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये भी ठीक हो जाएगा। किसके साथ मिलकर? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। तो गलत कोई भी नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहाँ के जो लिविंग रूट ब्रिज है उनको हाल ही में जो यूनेस्को है, ठीक है, उसकी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट इसको बोलते हैं, यानी कि अस्थायी लिस्ट बोलते हैं, उसमें नामांकित किया गया है। तो कहाँ मिलते हैं ये? देखिए तो मेघालय के हैं। ठीक है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ से ए हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। उसके बाद बात करते हैं 109 क्वेश्चन की। कहा गया है कि मीराबाई चानू ने हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण जीता है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर देखिए बहुत न्यूज में थी दूसरी स्टेटमेंट, तो आपको पता भी होगी, असम और मेघालय ने हाल ही में 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है सी आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 110वें प्रश्न की। 10 में आपको देखिए गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 35,097 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी गई है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक को हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और जो वित्तीय संस्थान है उन्होंने कुल 34,097 करोड़ रुपए की जो है जानकारी दी है, राइट। तो इसका सही आंसर होगा। तो देखिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का दूसरा संस्करण क्या है? दूसरा संस्करण हाल ही में गोवा अरब सागर में आयोजित किया गया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संगोष्ठी का जो समुद्री अभ्यास 2022 हुआ है ये पहला था, मेडन था, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 111।
यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें, ऐसा आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला विकल्प कह रहा है प्रोफेसर एमिरेट्स विल्फ्रेड ब्रूसोट्स जो है हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेंट 2022 के रूप में नामित उनको किया गया है। दिस इज वेरी राइट। फिर पूछा है डॉक्टर रेणु सिंह को हाल ही में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। 112वां प्रश्न देखते हैं। इस बार भी आपको सही विकल्प जो है बताना है। राज सुब्रमण्यम को हाल ही में डिलीवरी दिग्गज जो कि फेड एक्स है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने हाल ही में गांधीनगर गुजरात में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर की है। तो देखिए गुजरात में ऐसा किया है ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुजरात के गांधीनगर में नहीं बल्कि ये जो है जामनगर में किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सही पूछा गया है तो केवल एक यानी कि ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 113वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि देखिए राष्ट्रीय महोत्सव 2022 का कौन से संस्करण को हाल ही में किस राज्य के राजा महेंद्रवरम में सफलतापूर्वक उद्घाटित किया गया था। ये देखिए 11वां संस्करण था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, और उसको आंध्र प्रदेश का जो राजा महेंद्रवर्मन था वहां पर उद्घाटित किया गया था। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन शीर्ष के 4 देशों में शामिल नहीं है जिन्हें हाल ही में जारी की गई हरून ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 रिपोर्ट में शामिल किया गया है। देखिए हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें जो पहली रैंक थी वो यूएस की थी, दूसरी रैंक देखिए चीन की थी, और तीसरी रैंक जो है वो यूके की थी, चौथी रैंक की अगर बात की जाए तो भारत था। ठीक है, और जो 5वीं रैंक थी वो देखिए स्वीडन की थी। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने पूछा है कि टॉप 4 कंट्रीज कौन सी थी उसके अलावा आपको बताना है, तो देखिए स्वीडन इसका आंसर होगा सी, क्योंकि 5वें नंबर पे है। 115वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी की गई ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 दुनिया में सैन्य खर्चे के मामले में तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री आती है। देखिए इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि जो भारत का सैन्य खर्चा है वो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। तो इसका आंसर भारत होना चाहिए, नहीं दिया गया है, डी आंसर हो जाएगा। 116 प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, ठीक है, ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का पहला देश बन गया है, नहीं दिया गया है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। 117वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए किस राज्य के किस जिले में हाल ही में वो देश का एकमात्र ऐसा जिला हो गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। ठीक है, कम्युनिटी लाइब्रेरीज जो है वहां पर है। तो झारखंड का जामताड़ा जिला है। ठीक है, क्या याद रखना है, झारखंड का जामताड़ा जिला, तो उसका मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा। 118वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ई प्रस्ताव प्रणाली को हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको सही बताना है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मेघालय के योजना विभाग का जो महत्वपूर्ण प्रयास था ई प्रस्ताव प्रणाली, इसको हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। ये एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार है। तो किसका है, मेघालय का योजना विभाग का। तो देखिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्योंकि मेघालय यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। 119वां सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए किशोर कुमार दास को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लॉयड अवार्ड से जो है चुना गया है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाल ही में इंट्रा डे ट्रेड में 19 लाख करोड़ रुपए बाजार मूल्यांकन के मार्क को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 120वां, इसमें कहा गया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का 35वां संस्करण था, कहाँ था, उलान बटार मंगोलिया में था। भारत को टोटल 17 मेडल मिले जिसमें से 1 गोल्ड का था, 5 सिल्वर थे और 11 जो है कांस्य पदक मिले। ठीक है, इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला, तो जो रवि कुमार दहिया थे उनको पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में जो है गोल्ड मिला है। अब बात करें रैंक की, तो जापान को देखिए पहली रैंक मिली है। ठीक है, ईरान को देखिए दूसरी रैंक मिली है, तीसरी रैंक कजाकिस्तान को मिली है
और इसके बाद भारत को देखिए 5वीं रैंक मिली है। कौन सी मिली है? भारत को 5th रैंक मिली है। तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन ही ठीक है, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्योंकि पूछा गया है कि आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं था कि सही विकल्प का चयन करें। तो अगर यहाँ पर हम सही विकल्प कर देंगे तो दूसरी रैंक ईरान को मिली है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों जो है हमारे गलत दिए हुए हैं। क्योंकि भारत की कौन सी है? 5वीं रैंक है, जापान की कौन सी है? पहली रैंक है, राइट। चलिए 121 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन आपको करना है, ठीक है। राज्य और उनके कौन से जिले हैं जो यूपी की सीमा को बॉर्डर करते हैं? तो देखिए राजस्थान, राजस्थान का कौन सा जिला? तो भरतपुर और धौलपुर जो है यूपी को स्पर्श करता है, गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर, ये ठीक है। झारखंड का गढ़वा भी ठीक, और हिमाचल प्रदेश का सिरमौरी भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 122 क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख स्थल दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं। तो देखिए जो गोकर्णनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये देखिए लखीमपुरी में है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो झारखंडेश्वर मंदिर है ये देखिए हापुड़ में है, महोबा में नहीं। और ये एकदम से मतलब नेट पे अगर सर्च करें ना मिलता नहीं है, क्योंकि काफी सारे मंदिर का ग्रुप है वहां पर, उसी में से एक ही झारखंडेश्वर मंदिर है, ठीक है। फिर गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह ये बहराइच में है, और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये सोनभद्र में है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सिराज ए हिंद ये किसको कहा जाता था? उपनाम किसका है? ये जौनपुर का है, जालौन का नहीं, जौनपुर का है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया नगर बदायूं, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर अमेठी, और काशी की बहन गाजीपुर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। 124 क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो गंगा नदी गढ़मुक्तेश्वर शहर बिल्कुल ठीक है, यमुना नदी बटेश्वर शहर ये भी ठीक है। बात करें लखीमपुर खीरी की तो यहाँ पर देखिए गोमती नदी आएगा, ठीक है। कौन सा नदी आ जाएगी? गोमती, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। और राप्ती नदी संत कबीर नगर ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 125वां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है उससे संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसकी अगर मैं किलोमीटर में आपको बताऊं तो ये 340 लगभग किलोमीटर है, क्योंकि दशमलव में 824 तो आप 341 किलोमीटर लगभग मान सकते हैं। 6 लेन एक्सप्रेस वे है। कौन कौन इसमें शामिल है? तो लखनऊ, बाराबांकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, राइट। तो आइए देखिए यहाँ पर बोला ये एक्सप्रेस वे मऊ जिले से नहीं गुजरता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि गुजरता है। बाकी देखिए सारी जो लाइनें हैं ये आपकी ठीक है, तो यही जो है हमारा डी आंसर हो जाएगा। 126 क्वेश्चन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में स्थापित हुआ था। इसका एरिया कितना है? तो 20,073 वर्ग किलोमीटर है। कौन कौन से जिलों में फैला है? तो ये देखिए मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद इसमें फैला हुआ है। मतलब तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 127 क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो श्रावण झूला मेला अयोध्या ये बिल्कुल ठीक है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर भी ठीक है। उसके बाद संकट मोचन संगीत समारोह ये देखिए चित्रकूट नहीं बल्कि क्या होगा? वाराणसी होगा, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और नौचंदी मेला मेरठ ये भी ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 128 क्वेश्चन की। पूछा गया है कि कौन सा हाथी अभ्यारण्य जो है उसका एरिया इनमें सबसे कम है और ये पूर्वी मध्य जो लैंडस्केप है उसके अंतर्गत आता है। तो उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि जो मयूर झरना है एक्चुअली वो इनमें सब में कम है, क्योंकि देखिए जरूरी तो नहीं है सेम ऑप्शन आए, वो अलग 4 ऑप्शन देंगे तो आपको लगभग सबका एरिया पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन देखिए मोस्ट डिफिकल्ट माने जाते हैं, क्योंकि अब सारे एलिफेंट रिजर्व सारे टाइगर रिजर्व का तो एरिया में याद नहीं होगा। तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, मतलब परेशान मत होइए इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर। फिर देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में विस्तृत नहीं है? ये देखिए बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है, यानी तीनों ही हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो आप कह सकते हैं ढिंडोरी है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो यही इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है अनुच्छेद 371 जी किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान इसके तहत दिए गए हैं। फिर पूछा गया है कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो पाईदंडा, राई और शेरा तो किया जाता है, चरकूला नहीं किया जाता, क्योंकि चरकूला ब्रज भूमि का एक नृत्य है,
ठीक है। 132वां क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक जिला एक उत्पाद। तो आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन, बस्ती काष्ठ शिल्प, महोबा गोरा पत्थर शिल्प, फर्रुखाबाद जो है वस्त्र उत्पाद नहीं बल्कि वस्त्र छपाई, इससे संबंधित है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है किस प्रकार की मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो देखिए अर्ध शुष्क मार हो गया, कावर, राकर और पडवा, ये सारी ही मिलती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर पूछा गया है इनमें से आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, कृत्रिम झील कौन सी है? तो जो बेल सागर झील है महोबा में, यही आर्टिफिशियल है, राइट। इसके बाद पूछ रहा है खादर जो मृदा है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए इसका स्थानीय नाम जो है वो दोमट मटियार मृदा है, ठीक है। इसके बाद 136वां क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रामसर साइट और राज्य आपको देखिए दिए गए हैं, तो वांदवाना आर्द्रभूमि गुजरात, ठीक है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि, ये देखिए तमिलनाडु में नहीं है बल्कि कहाँ है? केरल में, ये तो आपको याद भी होगा। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब और होकेर आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 137 क्वेश्चन, किस स्थल को यूनेस्को मिश्रित वन धरोहर स्थलों की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है? देखिए भारत से ऐसा एक ही स्थल है, ठीक है, जो कि प्राकृतिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व दोनों से संबंधित है, सिक्किम में है। इसको खागचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, 2016 में नोटिफाई हुआ था, डी आंसर हो जाएगा। 138 क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अगर यूपी की बात करें तो सहारनपुर जिले में दर्ज की गई, ठीक है। वनावरण में सर्वाधिक कमी यूपी में सोनभद्र जिले में दर्ज की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 139 क्वेश्चन, गलत विकल्प का देखिए आपको चयन करना है, ठीक है। यूपी में जो वृक्ष आवरण है, ट्री कवर है, वो 7421 वर्ग किलोमीटर है, ये ठीक हो जाएगा। फिर देखिए यूपी में जो ट्री कवर है वो यूपी के कुल एरिया का 3.08% है, ये भी ठीक हो जाएगा। फिर पिछले आंकलन की तुलना में यूपी में जो ट्री कवर है उसमें 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो डी इनमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा था। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश राज्य में वनों के बाहर वृक्षों का विस्तार, ठीक है, ये दरअसल आंका गया है, तो कितना हुआ है ये देखिए जो हुआ है ये उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 13,096 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 13,096 वर्ग किलोमीटर, सी आंसर हो जाएगा। फिर 141वां क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन आपको करना है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। 2019 की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर 17 वर्ग किलोमीटर 17, ठीक है, दर्ज की गई, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2019 की तुलना में 8 वर्ग किलोमीटर के साथ उड़ीसा राज्य मैंग्रोव कवर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करता है, ये भी ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा। 142 क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला गया है कौन सा राज्य कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े ट्री जो आप कह सकते हैं कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर, वनावरण वाले, तो फॉरेस्ट कवर वाले 4 राज्यों में नहीं आता है। देखिए लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वाले जो 4 राज्य इन टर्म्स ऑफ एरिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, देन आता है छत्तीसगढ़ और फिर आता है उड़ीसा, तो आप देखेंगे तीनों ही आते हैं, तो इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 143 क्वेश्चन की, सही विकल्प का देखिए आपको चयन करना है। 2011 से 21 की अवधि के दौरान टाइगर कॉरिडोर वन आवरण में 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर 2011 से 21 की अवधि के दौरान जो बाघ अभ्यारण्य है उनमें देखिए यहाँ पे टाइगर कॉरिडोर की बात की गई है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, इनमें 22.6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी ठीक हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सी। 144 क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति अप्रैल से दिसंबर के दौरान कितने प्रतिशत बढ़ गई थी? तो देखिए डाटा चेंज होता रहता है, जब आपका एग्जाम हो तो उसमें जो आपका ईयरली या फिर एकदम मोस्ट रिसेंट मंथली जो डाटा होता है वही काम आता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि WPI और CPI दोनों ही काफी बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ये देखिए 12.5% बढ़ी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन, 21 के अंत तक, नवंबर 2021 के अंत तक तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा था? तो देखिए सबसे ज्यादा तो है चीन के पास, फिर जापान है, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, देन भारत का जो है चौथा स्थान है, तो भारत कौन से नंबर पे? 4th पे, तो 3rd पूछा है तो स्विट्जरलैंड का सही आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार सितंबर 2021 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण एक्सटर्नल जो उनकी बोरोइंग है वो कितने बिलियन डॉलर हो गया है, ये आपको बताना है। तो अगर देखिए सितंबर 2021 के डाटा की बात करूं तो ये 593.1 बिलियन डॉलर जो है हो गया, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 147 क्वेश्चन की कि जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है उनका जो पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, ये देखिए कितना हो गया। इन्होंने हालांकि प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वैसे याद कर लेना है कि 16.54 यानी कि ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम देखते हैं अपना 148 क्वेश्चन जो कि पशुधन गणना से संबंधित है। देश में कुल वाणिज्यिक कुक्कुट 534.74 मिलियन है, ये बात सही है। देश में कुल वाणिज्यिक कुक्कुट यानी कि जो कमर्शियल पोल्ट्री है उसमें पिछली जनगणना की तुलना में 4.5% जो है ये अधिक है, तो ये भी ठीक है। गलत विकल्प पूछा है तो कोई भी नहीं, डी इसका आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो पशुधन गणना के अनुसार किस मवेशी की कुल संख्या में कमी दर्ज की गई है। देखिए भैंस हो गए, गाय और भैंस में जो दुधारू पशु हो गए, इनकी जो जनसंख्या है इसमें ग्रोथ देखी गई है, लेकिन जो पिग्स है इनकी जनसंख्या में देखिए कमी आई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं कि जो धारा 115 BAB है इसके अंतर्गत जो विनिर्माण और उत्पादन आप शुरू करेंगे, मतलब किस डेट से माना गया है कि आपने शुरू किया गया है, इसकी अवधि को कितना बढ़ा दिया गया। थोड़ा सा टैक्स में आपको इससे फायदा मिल जाएगा। एक्चुअली ये जो धारा 115 BAB इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो इसलिए भी जरूरी हो जाती है। तो पूछा कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो देखिए 1 साल के लिए इसको जो है बढ़ा दिया गया है। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए बहुत नमस्कार, धन्यवाद।